दोस्तों, एक लड़का चोरी के इल्जाम में पकड़कर वो थाने आता है। जैसे ही थाने आता है, उसकी सरकारी पटों द्वारा उसका सेवा करना स्टार्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, उसे एक जो है कि पेड़ में बांधकर उसे पट्टों से मारा जा रहा था। वो बाप बाप करके चिल्ला रहा था कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा, मैं किसी के संगत में नहीं पड़ूंगा। दोस्तों, इतने में उस थाने की जो दरोगा होती हैं वो अपनी गश्ती से वापस लौटकर उस थाने में पहुंचती हैं। जैसे ही थाने में पहुंचती हैं, उस चिल्लाने की चीख की आवाज़ सुनकर वो उस तरफ बढ़ती हैं जहां उस चोर की सेवा पानी किया जा रहा था। दोस्तों, जैसे वहां पहुंचती हैं, देखती हैं उस मुजरिम को, तो दरोगा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, दरोगा मैडम के माथे से पसीना छूटने लगता है, क्योंकि दोस्तों वो चोर कोई और नहीं, कोई मामूली आदमी नहीं, बल्कि उसी का तलाकशुदा पति था, जो 5 साल पहले उस दरोगा मैडम को तलाक देकर उन्हें धक्के मार के घर से भगा दिया था। दोस्तों, धक्के मारने के बाद मैडम चली तो गई उसके घर से, लेकिन सोचने वाली बात है कि एक तलाकशुदा पत्नी आखिर में दरोगा कैसे बन गई, और एक अमीर और करोड़पति घर के बिगड़ी औलाद आखिर में चोरी करने पे मजबूर कैसे हो गया। दोस्तों, इतना वो सोचने के बाद फिर अपने डिपार्टमेंट से उसे पूछताछ करने के लिए अपने हिरासत में लेती हैं। और दोस्तों, फिर आगे होता क्या है, इस वीडियो में बने रहें और जाने पूरी सच्चाई को कि आखिर दोनों में ऐसा मामला क्या हुआ जिससे कि दोनों का तलाक हो गया और पति जो है वो चोरी करने पे क्यों मजबूर हो गया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और समझते हैं इस बहुत ही इंटरेस्टिंग भरे कहानी को कि आखिर में वो लड़का क्यों चोरी करने पे मजबूर हुआ और उसकी तलाकशुदा पत्नी आखिर में कैसे एक दरोगा के पोस्ट पर पहुंच गई। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के बक्सर जिले की, जहां पर एक हंसी खुशी से परिवार रहता है। उसमें 2 बहनें, एक संध्या और एक संजना नाम की 2 लड़की रहती हैं। दोस्तों, उसका पिता जो है वो मध्यम वर्ग का आदमी था। धीरे धीरे संध्या का शादी योग्य उम्र हो चुकी थी, तो सोचते हैं उसके पिता की क्यों ना संध्या की शादी कर दिया जाए। दोस्तों, संध्या इतनी पढ़ने में होशियार थी और इतना लगन के साथ पढ़ती थी, वो अपने माता पिता से हरदम कहती थी कि मैं किसी ना किसी दिन सरकारी नौकरी करके ही रहूंगी। इधर एक परिवार में अशोक नाम के एक बुजुर्ग रहा करते थे और बहुत ही अमीर और धनवान थे। दोस्तों उनके भी एक लड़का था जिसका नाम दीपू था, वो एक लौता ही था। दोस्तों, इनकी बहुत ही जायदाद और ज़मीन बहुत ही अपार थी, 2-3 जगह इनकी कोठियाँ वगैरह थीं और ये बहुत ही धनवान थे। लेकिन इन्हें एक संस्कारी बहू और पढ़ी लिखी बहू की तलाश थी। लगभग 6 महीने बीत चुके थे, इन्हें कोई अच्छी बहू नहीं मिल रही थी। दोस्तों, उधर संध्या के पिता जो हैं वो शादी करने के लिए अपनी लड़की के इधर उधर रिश्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई पसंद नहीं आ रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन दूर के रिश्तेदारों द्वारा पता चला कि अशोक एक फला गांव में रहते हैं, उसका एक दीपू नाम का लड़का है और वो बहुत ही होनहार और संस्कारी है और उसके पास जमीन जरिया और जायदाद भी अच्छी है, तो क्यों ना चल के बात किया जाए। दोस्तों, उधर जो संध्या के पिता होते हैं वो दीपू के पिता के पास आते हैं और शादी का अपना प्रपोजल रखते हैं। दोस्तों, प्रपोजल रखने के बाद जो दीपू के पिता होते हैं अशोक फोटो वगैरह देखते हैं तो उन्हें लड़की पसंद आ जाती है और वो अपने रिश्तेदारों से भी पता लगाते हैं, तो लड़की भी संस्कारी और पढ़ी निकलती है। तो वो ऐसा ही रिश्ता ढूंढ रहे थे, तो फाइनली जो है इन दोनों का विवाह तय हो जाता है। दोस्तों, बात फंसती है दान दहेज की। तो दीपू के पिता जो हैं वो कहते हैं कि मेरे पास बहुत ही ज़्यादा संपत्ति और अपार संपत्ति है और मैं धन लेकर क्या करूँगा, मुझे एक संस्कारी बहू और पढ़ी लिखी चाहिए जो मेरा परिवार का संस्कार अच्छे से देखभाल कर सके और मेरे परिवार को संभाल सके। लेकिन इधर जो दीपू था वो भी बहुत ही अच्छा इंसान था, अपने सारे काम काजों को वो अच्छे से देखभाल करता था। लेकिन एक बात वहाँ आके फंस जाती है, इसकी जो माँ थी वो बहुत ही गलत और घटिया किस्म की इंसान थी, उसकी सोच बहुत गलत थी। दोस्तों
उसके माँ के चलते ही घर में आए दिन कुछ न कुछ और लफड़ा हुआ ही करता था। लेकिन उसके पिता जो थे बहुत ही नेक और अच्छे इंसान थे। पिता उसके दीपू के जो अशोक थे वो शादी अपने बेटे का संध्या से तय कर देते हैं बिना दान दहेज के। दोस्तों उधर जो संध्या के पिता थे वो भी बहुत खुश होते हैं कि मेरी बेटी का रिश्ता बहुत ही अच्छे घरों में हो गया और बहुत ही मेरी बेटी जो है कि भाग्यशाली है जो उस घर में उसे जाने का अवसर प्राप्त हुआ। दोस्तों विधि विधान के साथ लग्न अनुसार दोनों की शादी हो जाती है और संध्या जो होती है वो दुल्हन बनके दीपू के परिवार में, दीपू की जिंदगी में आती है और हंसी खुशी दीपू की जिंदगी में रहने लगती है। दोस्तों शादी होने से पहले दीपू से संध्या एक वादा कराती है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ और पढ़ के कुछ बनना चाहती हूँ। तो दीपू जो आज का जनरेशन है फ़ोन पे शादी से पहले बात होने ही लगती है। आपको भी पता है, आपके भी घरों में और मोहल्लों में ऐसी वारदातें दिखाई देती होंगी जो कि फ़ोन के ही दौरान जो संध्या है वो दीपू से तय करा लेती है कि मैं पढ़ाई करूंगी शादी के बाद। तो दीपू भी मना नहीं करता है, कहता है मेरे पास तो इतनी धन दौलत पैसे हैं, क्यों, क्या दिक्कत है, तुम पढ़ सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इधर जब शादी होकर घर आती है तो इससे पढ़ाई के बारे में फिर जिक्र करती है साल 6 महीने के बाद। तो जो है इसकी माँ जो है वो कुछ गलत और घटिया किस्म की औरत थी। तो फिर जो दीपू है उसका एडमिशन स्कूल में करा देता है और वो फाइनली जो है कि कंपटीशन क्लासेस के लिए स्कूल में जाने लगती है। दोस्तों वहाँ पर जो साथ में जो स्टूडेंट थे, दोस्त थे कुछ, वो कुछ ना कुछ काम से घर भी आ जाया करते थे, जो नोट्स वगैरह, बुक्स वगैरह जिसकी वो तैयारी करती थी, कभी देने के लिए कभी लेने के लिए, लेकिन उनसे कोई भी गलत और नाजायज़ संबंध नहीं थे। इसकी माँ जो है वो धीरे धीरे भड़काने लगती है अपने बेटे को कि तेरी बहू जो तेरी पत्नी है वो नाजायज़ संबंध रख रही है, वो गलत और घटिया किस्म की इंसान है। धीरे धीरे अपने बेटे को वो दीपू को भड़का देती है और चढ़ा देती है। धीरे धीरे आए दिन दीपू और संध्या में झगड़ा होने लगता है। दोस्तों जब झगड़ा धीरे धीरे बढ़ने लगता है, आए दिन लफड़ा होने लगता है, उसको रंडी बेस्या वगैरह बनाने लगता है, कभी कभी तो 2-4 थप्पड़ भी मार देता है। अब करे भी तो क्या करे, एक दिन इतना ज़्यादा मामला सर के ऊपर चला जाता है कि फाइनल ही दीपू जो है संध्या को घर से भगा देता है। दोस्तों संध्या को भगाने के बाद बेचारी करे भी तो क्या करे, वो मजबूरन अपने उसी गरीब माता पिता के पास जाती है और सारी बात बताती है। तो उसके पिता भी कहते हैं ठीक है बेटा, तुम्हें उस घर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर इधर उसकी माता के चढ़ाने के बाद जो दीपू होता है वो तलाक के पेपर को भिजवा देता है किसी के हाथ। दोस्तों तलाक के पेपर देखकर जो उधर संध्या होती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसके माथे से पसीना छूटने लगता है। दोस्तों अब करे भी तो क्या करे, वो तलाक का पेपर आ चुका था, उसे मजबूरन ही साइन करना ही पड़ जाता है। और उधर फिर अपने जज्बा और जुनून के साथ वो जिद में उस पढ़ाई को जारी रखती है और पढ़ाई के दम पर ही वो इतनी तैयारी कर लेती है कि वो एक फिर बिहार पुलिस में एक एसआई का पोस्ट आती है, उसमें वो फार्म अप्लाई कर देती है। दोस्तों फार्म अप्लाई करने के बाद अब तो उसके पति से तलाक हो गया था, धीरे धीरे 2-3 साल बीत जाते हैं। अप्लाई करने के बाद फिर वो एंट्रेंस एग्ज़ाम देती है, पेपर देती है और भगवान के घर में देर होता है दोस्तों, अंधेर नहीं, और लास्ट में भगवान उसकी सुन ही लेते हैं और उसका जो है मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है और वो एसआई के पोस्ट पर सेलेक्ट हो जाती है। दोस्तों इंटरव्यू ट्रेनिंग वगैरह होती है, उसके बाद सारा कंप्लीट होने के बाद उसकी ज्वाइनिंग एक शहर में हो जाती है। दोस्तों शहर में ज्वाइनिंग होने के बाद फिर होता क्या है कि इधर एक दिन वो गश्ती से वापस लौट ही रही थी, तभी एक चीखने की आवाज़ सुनाई देती है और एक आदमी को पेड़ में बांधकर सरकारी पटों द्वारा उसकी धुलाई की जा रही होती है। और वो लड़का बाप बाप करके चिल्लाए जा रहा था, मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो, मेरा कोई कसूर नहीं है। जैसे ही संध्या उसके पास पहुंचती है दोस्तों, देख के संध्या के माथे से पसीना छूटने लगता है दोस्तों, क्योंकि वो कोई और नहीं था, वही तलाकशुदा पति था उसका दीपू, जो 5 साल पहले उसे लाख मनाने के बाद भी संध्या को ठुकरा के गाली गलौज देकर अपने घर से भगा दिया था और उसके बाद उससे तलाक ले लिया था। दोस्तों इतना देखने के बाद उसे मन में गुस्सा तो आता है, लेकिन जानते हैं कि जो भारतीय पत्नी होती हैं बहुत ही संस्कारी और सुशील होती हैं, कितना भी कुछ ना उसके पति के साथ हो जाए, लेकिन उसकी मोह माया और उसकी जो दयालुता होती है वो कूट कूट के भरी होती है। उसकी पत्नी को दया आ जाता है तलाक होने के बाद भी, और वो अपने स्टाफ से बात करती है, उसको अपने हिरासत में लेती है कि पूछताछ के लिए मेरे पे छोड़ दो, मैं सारा कुछ पूछ लूँगी। दोस्तों फिर होता क्या है, उसे
हैंड ओवर कर दिया जाता है उस दरोगा को, संध्या को, और दीपू से पूछताछ के लिए अपने ऑफिस में बुलाती है और ऑफिस को फाइनल ही बंद करके सबको बाहर कर दिया जाता है। फिर पूछती है संध्या कि आखिर में क्या हो गया, तुम्हारे पास तो अपार धन संपत्ति थे, बहुत कुछ था, तुम्हारे परिवार भी था, आखिर में तुमने क्यों ऐसा किया, तुमने क्यों ऐसा चोरी के इंजाम में यहाँ पर फंस के तुम चले आए। दोस्तों फिर वो होता क्या है, फिर वो अपनी सारी प्रक्रिया वो बताता है कि देखो तुम्हारे जाने के बाद मेरा जो था तुम में मन भी नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं किसी दूसरी पत्नी से बात भी करता था, दूसरी एक लड़की से बात करता था, उसी के ज़िंदगी में मैं ख्यालों में पुलाव में मैं व्यस्त रहता था, जो कि मेरी जो है कि एक सौतेली मौसी की लड़की थी, उसी की लड़की थी। मेरी माँ भी चाहती थी कि उसी से शादी हो, लेकिन पिता के कहने पर तुमसे शादी हो गई थी, और माँ के कहने पर फिर मैंने उससे विवाह भी किया, लेकिन उसका कैरेक्टरलेस और भी गलत निकला, और वो कई लड़कों से उसके साथ संबंध थे, और वो फाइनल 2-4 साल बाद मेरे पैसों को लूट के और वो हमारे घर पे लात मार के धीरे धीरे भग गई, और उसी के गम में मेरी माँ का भी देहांत हो गया, मेरी माँ भी मर गई, और धीरे धीरे समय बीतता गया। दोस्तों यारों के साथ दरुहा शराबी की तरह मैं ज़िंदगी जीने लगा, और धीरे धीरे जब पैसे ख़त्म हो गए तो एक दिन मेरा दोस्त ने बोला कि चलो एक जगह पर सेंध मारते हैं, वहाँ सरकारी खजाना है, तुम केवल साथ रहना और बहुत सारा धन मिलेगा, सालों भर बैठ के हम लोग दारू पियेंगे, ऐश करेंगे। तो उसी के साथ मैं चला आया, और दोस्तों वहाँ हुआ क्या था कि एक सरकारी गोदाम में ये लोग जो थे कि चोरी के लिए वहाँ पर सेंध मार दिए। दोस्तों चोरी करने के बाद उस सीसीटीवी कैमरा वहाँ पर लगा था, जिसमें शक्ल केवल इसी की, दीपू की ही आ गई। इसी के सहारे 2-4 चोर और पकड़े जाते हैं। उसके बाद मैं वहाँ से पकड़ के आपके पास यहाँ आ गया हूँ, जो कि चोरी के इल्ज़ाम में बुरी तरह से फंस गया हूँ। लेकिन मैं पहली बार आया था, मेरा साथ कोई कसूर नहीं था, इसका जो मेन लीडर है वो कोई और ही है, जिसको मैंने बता चुका हूँ। कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, हाथ जोड़ के उसके पैरों तले गिरने जाता है, लेकिन वो पत्नी जो है कहती है ऐसा दिन ना हो कि एक पति जो है पत्नी के पैरों पे गिरेगा, ये कौन सी रीत है, गिरने नहीं देती है और कहती है नहीं देखो मैं कोशिश करूंगी तुम्हें बचाने के लिए। उधर दीपू भी बहुत ही अपनी न्याय की गुहार लगाता है कि मुझे बचा लो, मैं ज़िंदगी में कभी भी दोबारा चोरी नहीं करूंगा, मुझे किसी तरीके से बचा लो, मैं सारे गलत धंधे सारे गलत कारनामे छोड़ दूंगा, अपनी ज़िंदगी में खुश रहूंगा, अपने जो है कि पिता और बहन के ही साथ ज़िंदगी गुजार लूँगा, लेकिन मुझे किसी तरह से संध्या तुम बचा लो। संध्या इतना सब कुछ रिक्वेस्ट सुनती है और उसकी आंखों से आंसू गिर रहा होता है। संध्या को भी दिल से दया आ जाता है, क्योंकि उसका पति जो है वो रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था उसके सामने। फिर कहता है कि ठीक है यहाँ से जाओ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और मेरा तुम्हारा तलाक हो गया है। फिर उसके बाद उस केस से धीरे धीरे मामला करके उसको फंसने से बचा लेती है। बाकी जितने भी मुजरिम होते हैं उन्हें उस पर केस पर धारा लगा के उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। मामूली केस धारा लगा के इसे भी चार्ज डाला जाता है, लेकिन वे छूट कर बाहर आ जाता है कुछ ही दिनों में। और ये जो है फिर उसके बाद फिर अपनी पत्नी से मिलता है और कहता है कि मुझे एक मौका दे दो, मैं आपकी ज़िंदगी में फिर से जीना चाहता हूँ। दोस्तों फिर जो संध्या थी वो भी चाहती थी इस बात को। वो लोग फिर संध्या कहती है ठीक है, एक पास के ही मंदिर है जो काली माँ के मंदिर, आइए वहाँ पर बैठ के मुलाकात हो और बात हो। वहाँ पर पहुँचते हैं ये दोनों लोग। फिर वो होता क्या है कि जो दीपू होता है वो फूट फूट के रोने लगता है और संध्या से माफ़ी मांगने लगता है कि तुमने मेरी जो है कि जान बचाई है, मेरे कैरेक्टर को बचाया है, नहीं तो मैं आज जेल में सड़ रहा होता, और आप जो है कि मेरी ज़िंदगी बचाकर बहुत ही धन्य इंसान हो गई हैं। अगर आप चाहो तो मुझे अपना लो फिर से, मैं किसी भी तरीके से तुम्हें दुख नहीं दूंगा, तुम्हारी ज़िंदगी में खुशी ही भर दूंगा। देखो मेरी ज़िंदगी में अब कुछ नहीं रहा, केवल मेरी बहन है और मेरे पिता हैं, और तुम मेरी ज़िंदगी में आ जाओ, मैं तुम्हें अच्छे तरीके से रखूँगा और बहुत कभी भी किसी भी दुख का जो है कि होने नहीं दूंगा। दोस्तों इतना सब सुनती है और पति उसका बिलखिला के रो ही रहा था। दोस्तों संध्या पर भी दया आ जाती है और उसी काली माँ के मंदिर में फिर दोनों लोग साथ जीने के लिए, साथ मरने के लिए फिर से कसम खाते हैं और फिर से पुनर्विवाह करते हैं। और उसके बाद वो हंसी खुशी फिर अपने घर जाते हैं और उसके पिता भी देखकर बहुत ही खुश और प्रसन्न होते हैं कि मेरी बहू जो है एक एसआई दरोगा हो गई है,
फला जिला में और अच्छे से अपनी देखभाल करती है। और सुनते हैं जब इस मैटर को कि मेरा बेटा इस जुर्म में फंस गया था तो अपने बेटे पे भी बहुत ही नाराज होते हैं, लेकिन खुशी तो उसकी बहू की थी, जो कि उसकी बहू वापस उसके घर आ गई थी, उसके बेटे की ज़िंदगी में आ गई है। धीरे धीरे समय बीतता है और भगवान एक संतान की प्राप्ति देते हैं, घर में और ही खुशहाली का माहौल आ जाता है और दोनों लोग साथ जीने लगते हैं और साथ रहने लगते हैं। उधर संध्या जो है अपनी ड्यूटी अपनी ईमानदारी से कर रही थी और उधर फिर जो अपनी बहन है उसकी भी वो शादी करके अपनी ससुराल भेज देता है वो, और परिवार में खुशियां ही खुशियां चल रही थी। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आप भी लिख के ज़रूर संध्या के लिए 2 शब्द बताइएगा। क्या भारतीय पत्नी इतनी सुशील और दयालु होती हैं? क्या संध्या ने उसे दोबारा अपना के उसके सारे जुर्म को माफ़ करके अच्छा किया या गलत? फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।